कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिल कर के विचारें समस्याएं सभी। नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को लेकर के आपसे चर्चा करना चाहता हूं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि किसने कहा, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं कृतियां कौन कौन सी हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख पंक्तियां जो एग्ज़ाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के आपसे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। तो नंबर 1, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त उर्फ दद्दा जी। तो हिंदी साहित्य में ऐसा कौन सा कवि है जिसको हम दद्दा जी के उपनाम से भी जानते हैं? तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रकवि 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 सभी को राष्ट्रकवि पता है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य में दद्दा जी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है, सभी लोग इसको केयर नहीं करते हैं। तो जानते रहिएगा, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को ही दद्दा जी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, यह जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनका जन्म 3 अगस्त 3 अगस्त 1886 3 अगस्त 1886 मीन्स 3 अगस्त 1886 को एक ज़िला है यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला झांसी। झांसी में एक गांव है जिसका नाम है चिरगांव। चिरगांव में ही उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 को। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जो देहावसान हुआ था या उनकी जो मृत्यु हुई थी, वह हुई थी 12 दिसंबर 1964 12 दिसंबर 1964 को, 12 दिसंबर 1964 को। यह जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनको राष्ट्रकवि की उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। तो दिमाग में रखिएगा, राष्ट्रपिता राष्ट्रकवि दोनों में समानता है ना। तो यह जो राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रकवि की उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। और क्यों दिया था? कि जब राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती नामक पुस्तक की रचना की थी, तो उसी को या उसी के उपलक्ष्य में या उसी की उपलब्धि के आधार पर महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट देखिएगा कि इनका जो जन्म दिवस था, जैसे मैंने आपको बताया 3 अगस्त, तो 3 अगस्त को हम लोग प्रत्येक वर्ष कवि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो किसके जन्म दिवस को हम कवि दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जन्म दिवस 3 अगस्त को हम कवि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा कह सकते हैं कि सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको और भी कई पुरस्कार मिले हुए हैं, लेकिन जो कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया था वो था पद्म भूषण। तो पद्म भूषण से अलंकृत होने वाले कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वह कौन कवि है जो राज्यसभा में सांसद भी मनोनीत किया जा चुका है। तो राज्यसभा में मनोनीत किए गए सांसदों में एक महत्वपूर्ण नाम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का भी है।
तो यह कुछ इनकी बेसिक जानकारियां हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं, तो हमने उन पे चर्चा आपसे की। अब देखिए, हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि यह जो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं, उनकी बहुत सी रचनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती रही हैं। तो मेरा जो अपना स्वयं का अनुभव है, उन्हीं अनुभवों के आधार पर, उनकी रचनाएं तो बहुत हैं, सभी रचनाओं को हम शायद याद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक सूत्र के माध्यम से उनकी 9 महत्वपूर्ण रचनाओं को याद करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं वह कौन सी 9 रचनाएं हैं जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं या हमने याद करने का प्रयास किया है। तो एक छोटा सा सूत्र है, इस सूत्र को हमें याद करना होगा। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मैंने यह सूत्र जब मैं अपने लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उस समय मैंने सूत्र अपने लिए बनाया था, लेकिन उसका मैंने बेनिफिट कहाँ कहाँ लिया। मैंने 6 साल कोचिंग पढ़ाया, मैंने उस 6 साल कोचिंग क्लासों में इन सूत्रों का उपयोग करता रहा, मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए उपयोग करता रहा। उसके बाद आज मैं जब विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, तब भी मैं इन सूत्रों का उपयोग कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आज मैं जब एक YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तब भी मैं इस सूत्र का उपयोग कर रहा हूँ। आगे जब तक मैं शैक्षणिक जीवन से जुड़ा रहूँगा, तब तक हमारे लिए यह वरदान ही है। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आप अगर मेहनत करके एक बार इसको समझ लोगे, याद कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आप इसका, जब तक आपका शैक्षणिक जीवन चलेगा, आप तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसका उपयोग करते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें याद करना है। तो देखिए, जो सूत्र है, सूत्र कहता है, जय भारत की पंच झंकार, शायद जय विष्णु जैसी हो। जय भारत की पंच झंकार, शायद जय विष्णु जैसी हो। जय भारत की पंच झंकार, शायद जय विष्णु जैसी हो। इसको याद करने में कितने साल लगेंगे? 1 साल, 2 साल, कितने साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा? अगर आप अपनी जिद पे आ जाओगे तो 1 मिनट में याद होगा। थोड़ा उसको आप फ्लेक्सिबल रखेंगे तो 1 दिन में याद हो जाएगा। अगर आप जिद पालते हैं तो एट वंस याद हो जाएगा। अदरवाइज मैं इतना मैं यहाँ तक कहता हूँ, अगर इसको याद करने में अगर आपको 1 महीने भी लग जाएं तो घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि एक बार याद हो जाने के बाद इसका उपयोग या ये ऐसा चेक बन जाएगा आप जिसका उपयोग जीवन भर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ और यही चीज़ है, आपको भी करना चाहिए, मेरा सजेशन यही है। तो आइए देखते हैं, करें कि यह जो जय है, जय शब्द को देखिए, जय, जय से है जयद्रथ वध। तो जयद्रथ वध एक बहुत ही फेमस रचना है जिसको राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है। भारत से है भारत भारती। तो भारत भारती जो है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसको राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है। देखिए, की का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब नहीं है मैं उसको गोले में कर दे रहा हूँ। अगला आपका है पंच। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पंचवटी। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी नभ जल थल में। तो यह जो पंचवटी है, पंचवटी किसकी रचना है? तो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है। अगला देखिएगा, झंकार। झंकार एक पूर्ण रचना है। पूर्ण मतलब कि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा ले रखा है, बाकी को थोड़ा सा लेकर के डिफाइन किया गया है, लेकिन झंकार एक रचना है जो कि पूरा का पूरा वहाँ पे लिखा गया। अगला देखिएगा, शायद। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, आप हिंदी जानते होंगे तो आपको पता होगा, शायद में बड़ा सा लगता है। मैंने यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार इसको छोटा सा लिखा है। तो हमें पता है बड़ा सा से होगा, लेकिन हमारी आवश्यकता जो है, हम उस आवश्यकता अनुसार यहाँ पे शायद को छोटे सा से इंडिकेट किए हैं।
तो आइए देखते हैं इसको हमने क्यों किया है। तो देखिए जो स है, स से हमारा बन रहा साकेत। क्या बन रहा है? साकेत। य से बन रहा है यशोधरा, और द से बन रहा है द्वापर। तो साकेत, यशोधरा, द्वापर, ये रचनाएं भी राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की हैं। शायद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद शायद शायद, साकेत, यशोधरा, द्वापर, साकेत, यशोधरा, द्वापर। अगला देखिएगा, फिर आपका कौन सा शब्द है? जय। तो यहाँ पे देखिए एक एक अक्षर लिया गया था, यहाँ पे शब्द से हम लोग चल रहे हैं, बाकी सब में शब्द ही था, लेकिन यहाँ पर एक एक अक्षर को लिया गया था। तो शायद एक शब्द है, उन शब्द में 3 अक्षर हैं, उन 3 अक्षरों से हमने 3 रचनाएं पकड़ी। अगला देखिएगा, जय से है जय भारत। वहाँ देखिए कि जय से जयद्रथ वध हो चुका है, आप इसको यहाँ से वहाँ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो भी याद आ जाए उसको कर सकते हैं। जयद्रथ वध या जय भारत, जो भी आपको आ जाए उसको यहाँ वहाँ ट्रांसफर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जय से क्या हो गया? जय भारत। अब देखिए विष्णु, विष्णु से है विष्णु प्रिया। विष्णु से क्या है? विष्णु प्रिया। तो इस प्रकार से आप देखिए 4 3 7 2 9, हमने एक सूत्र के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की 9 रचनाओं को याद किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। जय भारत, जय भारत की पंच झंकार, जय भारत की पंच झंकार, शायद जय विष्णु जैसी हो, शायद जय विष्णु जैसी हो। तो जल्दी से देखिए, जय से जयद्रथ वध, भारत से भारत भारती, पंच से पंचवटी, झंकार से झंकार, स से साकेत, यश से यशोधरा, द से द्वापर, जय से जय भारत, विष्णु से विष्णु प्रिया। तो यह 9 रचनाएं आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब देखिए इन्हीं रचनाओं में ही कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिन पंक्तियों को लेकर के किसी बेसिक एग्जाम से लेकर के नेट जेआरएफ तक की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यह पंक्ति किसने लिखी है, यह पंक्ति किस पुस्तक की है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उनकी कुछ प्रमुख पंक्तियों को हमने एक सूत्र के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। हमारा सूत्र है, सखी हम अबला नारी को केवल वही राम संदेश का अधिकार है। सखी हम अबला नारी को केवल वही राम संदेश का अधिकार है। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की काफ़ी फेमस पंक्तियों को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। आइए इसको देखते हैं। कह रहे हैं सखी, तो सख से है सख वे मुझसे कहकर जाते, सख वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा की पंक्ति है, किसकी है? यशोधरा की पंक्ति है, जब भगवान महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए थे, पत्नी का त्याग करके चले गए थे, तो उसी प्रसंग का है सख वे मुझसे कहकर जाते। तो यह जो यशोधरा रचना है किसकी है? आपने देखा यहाँ पर राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की है। सेकंड देखिएगा, हम से है हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारें समस्याएं सभी। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारें ये समस्याएं सभी। तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति भी बहुत ही फेमस है और यह राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की एक आर्य शीर्षक से कविता है, उसी में यह बात कही गई है। तो आर्य शीर्षक से यह उद्धृत किया गया है। यह जो पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, कहाँ से उद्धृत है? आर्य शीर्षक से उद्धृत है। अगला देखिएगा, अबला, ये भी बहुत फेमस है, सुना आप लोगों ने सभी, इसको सब लोग सुने रहते हैं, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन होता है, दिनकर का है कि मैथिलीशरण गुप्त का है कि किसी और का है, कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इन चीज़ों को एक सूत्र के माध्यम से, आएगा तो सब आएगा, जाएगा तो सब जाएगा। चलिए देखते हैं। अबला,
अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति यशोधरा की पंक्ति है और लिखने वाले कौन? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट है आपका नारी। तो देखिएगा, नारी का है, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, नारी पर नर का कितना अत्याचार है। तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति भी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की है। उन्होंने नारियों के ऊपर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है, उन्होंने अपनी मनोभावना को व्यक्त किया है। और मैंने इसको काफ़ी सर्च करने का प्रयास किया, लेकिन यह किस शीर्षक के अंतर्गत है इसको मैं अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया। अगर आप सभी दर्शकों में कोई भी व्यक्ति इसको अगर कहीं पर पाए तो ऑथेंटिक हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसको आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि नारी पर नर का कितना अत्याचार है, यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की किस शीर्षक या किस कविता से लिया गया है। तो आई होप कि आप सर्च करेंगे, पाएंगे तो ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट आपका है को। तो देखिए, को जो है ये हमारा सिर्फ वाक्य को बनाने के लिए लिया गया है, इसका यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं है। तो इसका उपयोग नहीं है, तो आगे हम चलें तो क्या है? केवल। तो अब देखिए केवल से क्या है, कह रहे हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कैसे राष्ट्र कवि बने हैं, आप इससे थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर सकते हैं, इससे आप थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये जो कवि हैं इन्होंने अपने साथ के अन्य कवियों को भी मोटिवेट किया कि आप अश्लील कविता न करें, आप इस प्रकार की कविताएं न करें जिसमें आपकी नैतिकता निहित न हो। वो थोड़े देर के लिए मनोरंजन हो सकता है, लेकिन उस मनोरंजन के परिणाम स्वरूप क्या दुर्दशा होगी, उसके क्या परिणाम आएंगे। आप कवि हैं, आपका उत्तरदायित्व है आप समाज को सही दिशा दें। कहा गया ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो आप जिस प्रकार की चीज़ें आप बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो लोग वैसे ही जाएंगे। आप सोचिए कि भोजपुरी कितना अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन आज के गानों ने भोजपुरी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। कितनी अश्लीलता उसमें आ गई है, इतनी अश्लीलता आपको किसी भाषा में नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ पर? गीतों के माध्यम से। तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो कवि हैं उन कवियों का भी अपना उत्तरदायित्व तो है, आप उसका निर्वहन करें। वही उन्होंने कहा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कहाँ पर है? भारत भारती में। और आपको पता है इसी भारत भारती के ऊपर किन्होंने, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा था, इसी के ऊपर। अगला देखिएगा, अगला आपका है, कहाँ पहुँच गए? केवल हो गया वही। तो देखिए वही से क्या है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति भी आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है। यह मनुष्यता शीर्षक कविता के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है। रचना का नाम क्या है? मनुष्यता। तो मनुष्यता के अंतर्गत, मनुष्यता शीर्षक के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी बातों को या इन पंक्तियों को कहा है। तो यह कहाँ से उद्धृत की गई पंक्तियाँ? मनुष्यता से। नेक्स्ट देखिएगा, राम। तो कह रहे हैं, राम तुम मानव हो, राम राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? कण कण में बसे हो तो हर जगह नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? कण कण में बसे हो, हर जगह नहीं हो क्या? क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। किस के माध्यम से? साकेत के माध्यम से।
साकेत जो उनकी रचना है, साकेत रचना के माध्यम से उन्होंने प्रश्न किया है। तो बहुत ही फेमस पंक्ति है और आपसे पूछा जा सकता है या कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब देखिए हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए संदेश। तो देखिए, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति भी साकेत का जो 8वां सर्ग है, साकेत का 8वां सर्ग, 8वें सर्ग में यह पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं, या इन पंक्तियों को साकेत के 8वें सर्ग से उद्धृत किया गया है। लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर का कोई भी मतलब नहीं है, का कोई मतलब नहीं है। हम अपने वाक्य को पूरा करने के लिए का उपयोग कर रहे हैं। तो का उपयोग नहीं है तो अगला किसका नंबर आ रहा है, अधिकार। तो देखिए, अधिकार बहुत ही फेमस पंक्ति है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बांधों को भी दंड देना धर्म है। तो बहुत फेमस पंक्ति है और यह पंक्ति कहाँ पर है, जयद्रथ वध में है। कहाँ पर है, जयद्रथ वध में है। तो यह जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि क्यों कहा गया, क्या वे उसके योग्य थे जो उनको पद दिया गया? अगर आप सिर्फ इनको ही एक बार मंथन कर लेंगे तो आपको इतने से ही समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसी सोच वाले व्यक्ति को, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके गोद में प्रलय और सृजन दोनों का जन्म होता हो, ऐसा व्यक्ति अगर हमें इस प्रकार की चीज़ें समझा रहा, बता रहा है, तो उसे अगर हम राष्ट्रकवि नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मीन्स अगर कोई और बड़ा पद होता तो उनको इससे भी बड़े पद दिए जाने की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जो भी एग्ज़ाम के दृष्टि से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने उनको आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। एक पॉइंट और देख लीजिए, रंग में भंग, एक रचना है रंग में भंग। तो यह जो है रंग में भंग, यह जो है मैथिली शरण गुप्त की पहला काव्य संग्रह है। रंग में भंग यह मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको यह जो आज का टॉपिक है, यह टॉपिक आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फलदायी होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इस वीडियो के विषय में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखेंगे तो हम आपके कमेंट्स के आधार पर फिर आगे का प्लान करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी तो हम इसी प्रकार से किसी अन्य रचनाकार के विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो देने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।